एक बार मंजुलपुर नामक गांव में दो भाई सुनील और सुधीर रहते थे। बड़ा भाई होशियार मगर घमंडी था और छोटा भाई सुधीर बहुत दयालु था और लोगों से बहुत नरम दिल से पेश आता था। रोज सुबह सुबह सुनील अपने काम पर निकल जाता, 4 बोरी नारियल खरीदता और गांव के बाजार में बेच आता। इस तरह वह पैसा कमाता था और अपने परिवार का खर्च उठाता था। लेकिन सुधीर अपने बेटे को तैयार करने और उसे स्कूल भेजने के अलावा कुछ नहीं करता था। घर वापस आने के बाद वह फिर से घर से संबंधित कुछ काम करने के लिए जाता। वह सब कुछ वैसे ही करता जैसे उसकी पत्नी कहती। घर वापस आने के बाद वह दोपहर का खाना खाता और कुछ देर आराम करता था। लेकिन लीला, जो उसकी पत्नी थी, अपने घर के कामों को पूरा करने के बाद सिलाई का काम करती थी और थोड़ा पैसा भी कमाती थी। उस पैसे से वे दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह से सुनील एक नारियल बेचने का व्यवसाय चला रहा था और सुधीर कुछ नहीं कर रहा था। एक दिन सुनील अपने भाई के पास आया और बोला, अरे भाई, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, कोई काम किए बिना घर बैठने से काम नहीं चलता। ओह हाँ, अब आप तो कुछ जानते ही नहीं, तो क्या करेंगे? आपको पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। सुनील सुधीर को सुझाव देने के बजाय हर समय उसे चिढ़ाता था। सुनील की यह बात लीला को पसंद नहीं आती थी। हे भगवान, इसे तो और कुछ काम ही नहीं है, ये तो बस सुधीर को चिढ़ाता रहता है। इसका मुंह बंद करने के लिए सुधीर को कुछ काम करना शुरू करना होगा। ये तो और भी लोगों के पास जाके ये सब बातें करेगा और बाकी सब लोग भी सुधीर को चिढ़ाने लग जाएंगे। इन सब बातों से परेशान एक दिन जब वह अपने विचारों में खोई हुई मंदिर से अपने घर वापस आ रही थी, रास्ते में अचानक एक संत ने कुछ कहना शुरू कर दिया। अपने पति की चिंता मत करो। और तुरंत लीला उनके पास चली गई। संत ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उसके हाथों में एक छेद वाला करछुल दिखाई दिया। यह करछुल लो और अपने पति को दे दो, इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जब वह इसे ले रही थी तो उसके मन में एक सवाल आया। स्वामी जी, इस करछुल के साथ मेरे पति क्या कर सकते हैं? बेटी, भाग्य तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बस इतना कहकर संत लीला को घर भेज देते हैं। लीला ने यह सोचना बंद नहीं किया कि करछुल उसके पति के लिए कैसे उपयोगी होगा। सुधीर ने अपनी पत्नी के हाथों में करछुल को देखा और उसे लेने और देखने के लिए दौड़ पड़ा। लीला, तुमने क्या खरीदा है? एक करछुल? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। यह करछुल कोई साधारण नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे भाग्य को बदल सकता है। इसके अलावा यह करछुल तभी काम आएगा जब इसका उपयोग आप खुद करेंगे, तभी ये हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। हमारे गांव के संत ने यह बात स्वयं मुझे बताई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि करछुल एक जादुई चीज है। उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि वह जादुई है या नहीं, लेकिन ये कैसे उपयोगी बनेगा यह हमारे पर निर्भर है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। चलो इस करछुल को किसी तरीके से आजमाते हैं ताकि पता चल सके। हाँ, ये ठीक है, अच्छा विचार है, चलो करते हैं। तो इस तरह से सुधीर करछुल को पकड़ता है। लीला विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करने के लिए हर चीज को कम से कम मात्रा में तैयार रखती थी, जिसे करछुल के साथ परोसा जा सके।
सबसे पहले उसने समोसे को तलने के लिए गरम तेल में डाला। सुधीर ने समोसे को तलने के लिए करछुल का इस्तेमाल किया और उसे तेल से बाहर निकाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मिर्च उठाई और तेल में डालकर उसे तलने दिया। इस बार भी सब कुछ वैसा ही था, हमेशा की तरह। तीसरी बार जब वह जलेबी बना रहे थे और तलने के लिए उन्होंने करछुल का इस्तेमाल किया। हालांकि शुरू में तो बस 4 ही जलेबी थी, लेकिन अचानक सैकड़ों जलेबियां तेल से बाहर निकलना शुरू हो गईं। सुधीर और लीला दोनों इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें तब उस करछुल की शक्ति का एहसास हुआ। अरे लीला, मैं ऐसा करना जारी नहीं रख सकता, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे बाप रे, बस एक नजर डालो। और सुधीर ने घर की ओर देखा तो वहाँ सैकड़ों जलेबियां थीं। सुधीर तो उन सबको देखकर हैरान ही रह गया। अरे लीला, हम इसे कैसे खा सकते हैं? हे भगवान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि इन सभी जलेबियों को हम खा सकते हैं? मुझे लगता है हमें एक काम करना चाहिए। हम इन सब जलेबियों को गांव में जाकर बेच सकते हैं। अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हमें कुछ पैसा भी मिलेगा। उस पैसे से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब समझ आ रहा है कि संत ने मुझे क्या कहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इस जलेबी को गांव में बेचना चाहते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी गांव के लोग इसे खरीदेंगे। जैसा कि सुधीर ने कहा, उन्होंने जलेबी का स्वाद चखा। उन्होंने तुरंत तय किया और पहिया गाड़ी में गर्म जलेबी की व्यवस्था की और उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार में चले गए। जलेबी ले लो, ताजा ताजा गरम गरम जलेबी। इस तरह वे गांव में चले गए। जलेबी की सुगंध ने ग्रामीणों को उनसे जलेबी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय सुनील अपने रास्ते पर लोगों के एक समूह को देखकर सोचने लगा, अरे यह सब क्या हो रहा है? इतने लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? मुझे लगता है कि कुछ तो हो रहा है। वाह वाह, यही सही जगह है मेरे नारियल को बेचने के लिए। उसने ऐसा सोचा और वहाँ चला गया। जैसे जैसे वह करीब गया, उसने खुशी खुशी जलेबी बेचते हुए सुधीर और लीला को वहाँ देखा। अरे, ये लोग कैसे इस जलेबी को बेच पा रहे हैं? वे जलेबी बनाने का खर्चा कैसे उठा रहे हैं? इतनी सारी जलेबियां इन्होंने कैसे बनाई? अरे, ये तो संभव नहीं है। ये कुछ तो अजीब है। मुझे जांच करनी चाहिए। जब वह ऐसा सोच रहा था, एक ग्रामीण जो सुनील को पार कर रहा था बोला, अरे सुनील, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने भाई से सीखो। वे तुम्हारी तरह सभी लोगों को बेस्वाद नारियल पानी और इतना महंगा बेचकर धोखा नहीं दे रहा है। वह जलेबी बहुत स्वादिष्ट है और लजीज भी है। ग्रामीणों की टिप्पणियों को सुनकर और अपने भाई सुधीर की सफलता को देखकर सुनील को ईर्ष्या होने लगी। इस तरह अपमानित होने के बाद सुनील सुधीर और लीला का पीछा करने लगा जब तक कि वे घर वापस नहीं आ गए। सुनील खिड़की के पीछे कहीं छिपा हुआ था और अपने भाई और लीला को सुनने लगा। देखो लीला, हमने इतनी कमाई की, क्या आज रात हमारे लिए ये सारे पैसे गिनना संभव है? अरे हाँ, चलिए एक साथ गिनती शुरू करते हैं। तो इस तरह से वे दोनों गिनती पूरी कर लेते हैं और उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगती है
कि उन्होंने एक दिन में 8,000 रुपए कमाए और वह बहुत खुश थे। लीला, चलो हम इनमें से 6,000 रुपए मेरे भाई सुनील को दे देते हैं, उसकी मदद हो जाएगी। मुझे पता चला कि उसका व्यवसाय घाटे में चल रहा है। यदि हम इसे देकर उसकी मदद करते हैं तो इससे उसे एक अच्छे व्यापारी से अच्छे नारियल प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। फिर उसका व्यवसाय अच्छा हो सकता है और उसका परिवार खुशहाल रह सकता है। क्या कहती हो? जी, ये ठीक नहीं है। वो हमेशा आपको टोकता रहता है और आपको बेकार समझता है। और आपने देखा नहीं आपको कैसे चिढ़ाता है वो? आप क्या भूल गए हैं? हम अब पैसा कमाने में सक्षम हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फिर सुनील शुरू से ही सुधीर और लीला को सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना किसी दूसरे विचार के वह सीधे अपने भाई सुधीर के पास चला गया और उसे गले लगा लिया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। जैसे कि सुधीर ने सुनील की मदद की, इससे सुनील का जीवन आसान हो गया था और उसने अपना व्यवसाय उचित स्थिति में कर भी लिया था। यहाँ तक कि सुधीर और लीला ने जलेबी बनाना जारी रखा और उन्हें रोजाना गांव में बेचा और पर्याप्त पैसा कमाया। इसी तरह उनका जीवन बहुत सरल हो गया था। सुबह उठकर वनजाक्षी देखती है कि जहाँ पिछली रात को एक छोटा सा पौधा था, वो अगले दिन एक बड़ा 6 फुट वाला पेड़ बन चुका था। और इतना ही नहीं, उनपे बैंगन भी इतने भरे भरे और 4 गुना बड़े भी उग गए थे। ये देख वनजाक्षी अपनी आंखों का खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। पेड़ के पास आकर उसे जांचने लगती है। ये कैसे हुआ? ये मुमकिन कैसे है? कल तक तो ये पौधा था, आज पेड़ कैसे बन गया? वो ऐसे सोच में पड़ गई थी कि इतने में उसकी बेटी वसुंधरा वहां आकर उस पेड़ को देख ऐसे ही चौंक जाती है। कुछ देर बाद वो हार मानकर कुछ बैंगन को लेकर उनका भरता बनाती है। बस वो भरता स्वादिष्ट था। उस स्वाद पे फिदा होकर माँ बेटी दोनों बचे कुछ बैंगनों को उनके आजू बाजू पड़ोसी लोगों में बांट देते हैं। अगले दिन उस बैंगन के स्वाद पे फिदा होकर बार बार वनजाक्षी के घर आकर उनसे बैंगन पूछते हैं। और इतना ही नहीं, जितने बैंगन को कल वो पेड़ से तोड़े थे, उतने ही बैंगन अगले दिन वापस उग गए थे। ये देख माँ बेटी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब दोनों फैसला करते हैं कि इन बैंगनों को मुफ्त में नहीं देना है। ये कहकर बेचते हैं कि ये जादुई पेड़ है और इसके बैंगन बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे वो बैंगन दुगने रेट में बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में इन स्वादिष्ट बैंगनों के बारे में और वो बड़ा सा बैंगन के पेड़ के बारे में इधर उधर बात फैलकर आजू बाजू पड़ोसी शहर तक पहुंच जाता है। इसलिए हर रोज सुबह शुरू होते ही पेड़ में भर के बैंगन उगते थे और उनके लिए लोगों की लाइन लग जाती थी सुबह सुबह, और वो भी वनजाक्षी के घर के बाहर। वनजाक्षी का पैसों का डिब्बा हर रोज पैसों से भर जाता था और ये बहुत साधारण सी चीज होती थी। कुछ ही दिनों में वनजाक्षी का नाम बैंगन से जुड़ गया और सब उसे बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी करके बुलाने लग गए। और इतना ही नहीं, वो बहुत कम समय में उस सारे गांव में सबसे अमीर बन जाती है। बड़ी सी बंगला बनवाती है और उस बैंगन के पेड़ के चारों ओर बाड़ लगवा देती है और उस पेड़ के पास एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रख लेती है। एक दिन वसुंधरा वनजाक्षी के पास जाकर ऐसे कहती है, माँ, रातों रात एक छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? और ऊपर से अगर सारे के सारे बैंगन हमने तोड़ दिया तो भी अगले दिन उनके जगह में उतने ही भर के बैंगन उग जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? अरे हाँ, मैं भी इस चीज के बारे में सोचना भूल गई। चलो जो भी हुआ उनसे हमारा अच्छा ही तो हुआ। अब तो मुझे तुम्हारी शादी की भी कोई फिक्र नहीं है बेटा, ऐसे कहती है। और ठीक तभी वनजाक्षी को एक बात याद आती है
उस समय में जब भी वनजाक्षी के लिए रिश्ते लाते थे तो कुछ भी सेट नहीं होता था। अगर वसुंधरा को लड़का पसंद आ गया तो लड़के वालों को इनका दहेज नहीं पसंद आता था, और अगर लड़के ने वसुंधरा को पसंद कर लिया तो वसुंधरा को वो लड़का पसंद नहीं आता था। ऐसे बहुत सारे रिश्ते देख देख कर वनजाक्षी थक कर ये सोचने लगती है कि शायद उसकी बेटी के कुंडली में कोई दोष है, इसीलिए वो बहुत सारे पूजा पाठ करवाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर में पूजा करवा के घर लौटती रहती है। तब रास्ते में उसे एक बैंगन का टुकड़ा नजर आता है। उसे लेकर वो अपने घर के सामने रख देती है, और कुछ दिन बाद उस जगह में एक छोटा सा पौधा उग गया था। मंदिर जाने से पहले उन बैंगनों को देख वनजाक्षी सोचती है, घर आने के बाद ना इन बैंगनों का एक बहुत अच्छा भरता बनाना है मुझे। यही सोचते हुए वो मंदिर चलती रहती है। रास्ते में वो ऐसे सोचती है, अगर कोई वो बैंगन को लेके गया तो वो फैसला करती है कि जल्दी जल्दी वो मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करके बाहर आ जाएगी। वापस आते वक्त उसे रास्ते में एक साधु नजर आते हैं। उनके पास जाकर वो ऐसे पूछती है, स्वामी, मैं मेरी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। कृपा करके इसका कोई हल निकाल दीजिए। ठीक है, उस जगह पे बैठकर अपनी पूरी मन से प्रार्थना करो, ऐसे कहते हैं साधु। तब वनजाक्षी उस साधु के सामने बैठकर इसी डर में पड़ी रहती है कि कहीं कोई उस बैंगन को चुरा ना ले। हे भगवान, मेरे घर जाने तक उन बैंगनों को संभाल के रखना, किसी को उसे चुराना नहीं है। इसका प्रार्थना करके वो उठकर साधु के पास जाकर आशीर्वाद दीजिए स्वामी, ऐसे कहती है। तब साधु कहते हैं, जो प्रार्थना तुमने अपने मन से, पूरे मन से किया है, तुम्हें वो हासिल होगा, और वो भी दुगने में। जाओ बेटी। तब जाकर वनजाक्षी को समझ आता है कि हुआ क्या था, और वो वसुंधरा को ये सब समझा देती है। तो तुमने मेरे शादी के बारे में नहीं, बैंगन के बारे में प्रार्थना किया था? हाँ, तुम भी ना, ये कहकर हंस लेती है। चलो जो भी हुआ, हमारा तो भला ही हुआ ना बेटी। इस बैंगन के पेड़ के वजह से हम अमीर बन गए हैं, और कल ही तुम्हारा स्वयंवर है, तैयार हो जाओ। ये कहकर आजू बाजू पड़ोस के सारे गांव में डंडोरा पिटवाती है कि उससे भी अमीर लोग उसकी बेटी से शादी करने के लिए स्वयंवर आ जाए। तब तक बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी तो बहुत प्रसिद्ध थी, और उस घर के जादुई बैंगन का पेड़ भी। इसीलिए उससे रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत सारे अमीर लोग लाइन में लग गए थे। उनमें से अमीर और अच्छा दिखने वाले एक आदमी से वनजाक्षी अपनी बेटी वसुंधरा की शादी करवा लेती है। कुछ दिन बाद जब उसके सारे जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी, वनजाक्षी उस बैंगन के पेड़ के पास बैठकर ऐसे सोचने लगती है, उस दिन मुझे इस बैंगन के बारे में काश कुछ सोने का ख्याल आया होता। बैंगन के बदले में सोना दुगने में मिल जाता था, तब मैं और अमीर बन जाती थी। हाँ। अगले दिन सुबह उठ के देखने पर उस बड़े बैंगन के पेड़ के जगह में वही पुराना वाला छोटा सा पौधा था जो वनजाक्षी ने वहां लगाया था। तब वनजाक्षी को पूरी बात समझ में आती है। आशा करना तो अच्छा ही है, लेकिन लालच करोगे तो निराशा ही मिलेगी। एक लंबे समय पहले एक गांव में अभिनय और अरविंद नामक दो दोस्त रहते थे। अभिनय बहुत लालची था और हमेशा सब कुछ उसके ही इच्छा के अनुसार हो ऐसे सोचता था। अरविंद बहुत अच्छा इंसान था, वो स्थितियों के अनुसार व्यवहार करता था। अभिनय और अरविंद दोनों साथ में प्याज का व्यापार करते थे। जो प्याज वो बेचते थे उनको वो प्याज की खेती करने वाले किसान से कम पैसे देकर ज्यादा मात्रा में खरीद के दाम बढ़ा के बेचते थे। प्याज, ताजा ताजा प्याज ले लो भाई, ले लो, ऐसे जोर से चिल्ला के अभिनय और अरविंद प्याज बेच रहे थे जब एक आदमी प्याज खरीदने उनके दुकान आता है। 1 किलो प्याज कितना है बाबू? 50 रुपए भाई साहब। अरे, प्याज का दाम बढ़ गया क्या? हाँ जी, बढ़ गया। मैं 5 किलो प्याज लूंगा, 40 में दे दोगे? ठीक है, लीजिए। ये क्या बात हुई अरविंद, तुमने 40 रुपए में हाँ कह दिया? तुम कुछ नहीं जानते हो,
मैं बात करता हूँ, रुको। भाई साहब, आप 10 भी किलो ले लेंगे तो भी 40 रुपए के दाम पे प्याज नहीं बेचेंगे हम, हमारा नुकसान होगा। अब आपकी मर्जी। अभिनय के कठोर तरीके से बात करने के कारण वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे अभिनय, हमारे पैसे तो हमें मिल रहे थे ना, तो तुमने उस आदमी से ऐसे क्यों बात किया? अगर एक आदमी को इतने दाम पे बेच दिए तो उसे भी एक के बाद एक हमारे पास इसी दाम से खरीदने आएंगे। हमें खरीदे हुए पैसों से ज्यादा दाम के लिए बेचना होगा, वरना हमारा नुकसान होगा। कल देखना, वही आदमी हमारे पास आएगा इसी दाम से खरीदने। तुम ज्यादा मत सोचो। अभिनय की बातें सुनकर अरविंद कुछ नहीं कहता है और अगले दिन अभिनय के बात के अनुसार वो आदमी लौट के दुकान आता है प्याज खरीदने। ठीक है, तुम्हारे ही दाम पे 5 किलो के प्याज दे दो। और अभिनय प्याज दे के पैसे लेता है। देखा तुमने अरविंद, अगर कल हमने 40 के दाम पे बेचा होता तो 50 रुपयों का नुकसान होता। अभिनय, हमेशा ऐसे जिद्दी होना अच्छा नहीं है। हमें परिस्थितियों के अनुसार चलना होगा, वरना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। है, तुम्हारे कहे के प्रकार करेंगे तो सिर्फ नुकसान मिलेगा। अरविंद अपने दोस्त के खिलाफ ना जाने के इरादे से उसे कुछ नहीं कह पाता है। दुकान में प्याज कम होने के कारण अगले दिन दोनों प्याज खरीदने जाते हैं। अरविंद, इस बार हमने प्याज को ज्यादा दाम पे खरीदा है, इसलिए हमें इनको ज्यादा दाम पे बेचना होगा। ठीक है अभिनय। ऐसे प्याज को ध्यान से बेचने लगते हैं। प्याज को खरीदने के एक दिन बाद उनका दाम बहुत गिर जाता है और ये बात अरविंद को हर रोज की तरह अखबार पढ़ने के कारण अभिनय से पहले पता चलता है। मुझे ये बात तुरंत अभिनय को बताना चाहिए, वरना वो सबको दाम बढ़ा के बताएगा और प्याज नहीं बिकेंगे। और ऐसे अभिनय को बताने जाता है। अभिनय, अभिनय, क्या हुआ अरविंद, क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? प्याज का दाम बहुत घट गया। अब तुम दुकान पे आए हुए लोगों को ज्यादा दाम बोल के वापस मत भेजो, बाद में हम ही लोगों को पछताना होगा। क्या तुमने इसीलिए इतने जोर से चिल्लाया? इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ दिनों में दाम वापस बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, हमें सबसे पहले किसानों के पास जाके सारे प्याज खरीद लेना होगा, ताकि गांव में किसी और के पास बेचने के लिए प्याज ही ना हो। दाम बढ़ने तक हम प्याज को छुपा लेंगे। मगर अभिनय, अगर हम तब तक इंतजार करेंगे तो प्याज खराब हो जाएगा ना, उसके बाद हम ही पछताएंगे और अब जितना पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरविंद, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? मेरे सोच के अनुसार करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस बार के लिए मेरी बात सुनो बस। ठीक है अभिनय, तुम्हारी मर्जी। और अरविंद अपने दोस्त के मनाने पर प्याज ना बेच के ऐसे ही रखता है और इंतजार करता है कि कब दाम बढ़ेंगे। ऐसे बहुत दिनों के बाद अभिनय को पता चलता है कि प्याज के दाम बढ़ गए हैं और दोनों प्याज बेचने निकलते हैं। दुकान को जाके निधानी से प्याज नीचे लाके 1 किलो को 300 रुपए में बेचना शुरू करते हैं। गांव में कहीं और प्याज न मिलने पर दाम का बढ़ना लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। लोगों को प्याज की जरूरत है और कोई चारा ना होने पर वो 1 किलो के 300 रुपए दे के खरीदते हैं। इसके कारण अभिनय और अरविंद के व्यापार में बहुत लाभ होता है। इससे अभिनय का लालच अधिक हो जाता है। वो अरविंद की बात बिल्कुल नहीं सुनता है और इस अभ्यास को नियमित करता है। लाभ के लालच में अभिनय अरविंद के बातों को नजरअंदाज करके गांव के सारे प्याज को खरीद के दाम के बढ़ने का इंतजार करके तब तक प्याज को छुपा के उन्हें बहुत महंगे दाम पे बेचना आदत बना लिया था। ऐसी समय में एक बार प्याज के दाम बढ़ने का इंतजार दिनों से महीनों में बदलना शुरू हो जाता है। प्याज को निधानी पे रखे बहुत दिन हो जाते हैं। अरविंद को दुकान में से बदबू आती है। जब वो जाके निधानी जांचता है तो देखता है कि सारे प्याज सड़ जाते हैं। अरविंद तुरंत अभिनय को बुला के उसे सड़ी हुई प्याज दिखाता है।
नुकसान पाकर अभिनय को उसकी गलती का एहसास होता है। उसकी लालच और स्वार्थ के कारण नुकसान होना और अरविंद की बात ना मानना उसे बहुत दुख करता है। अरविंद, ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है, मुझे माफ करो। हमेशा तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। कम से कम अब समझो कि परिस्थितियों के अनुसार चलना ही अच्छा है। हाँ अरविंद, हमें पता नहीं कि कब हमारी स्थिति बदलेगी, इसीलिए उनके ही अनुसार चलना भला है। अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो आज हमारा नुकसान नहीं होता। मुझे लालची नहीं होना था, अब आगे ऐसे कभी नहीं होगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मुझे सिर्फ इतना काफी है। जो हो गया सो हो गया, अब से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है अरविंद। और तब से दोनों बिना कोई लालच के ध्यान से अपना व्यापार चलाते हैं और खुश रहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? सब कुछ हमारे इच्छा के अनुसार चलाने का जिद करना अच्छा नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदलना चाहिए।